क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड? जीएम क्रॉप का फायदा है या नुकसान? देश में क्यों छिड़ी है जीएम सीड को लेकर बहस? हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की, यानी कि जीएम बीज की। और ये बीज कैसे तैयार होते हैं और जीएम क्रॉप्स, जो जीएम फसलें हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, वो क्या होती है, उसका फायदा है या नुकसान, ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी जीएम सीड के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं जीएम फसलों की, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें होती क्या है, यह सबसे पहले आपको मैं बताता हूं। दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनके जीन में बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग के जरिए बदलाव किया जाता है, यानी कि परिवर्तन किया जाता है। इस टेक्निक में पौधों की दो अलग अलग किस्म है, उनको मिलाकर हाइब्रिड या जिनको हम संकर जो वैरायटी है वो तैयार करते हैं। और इस प्रक्रिया में दोस्तों पौधे के नए जीन यानी कि डीएनए को डालकर उसको ऐसे बदला जाता है जैसा हम चाहते हैं, यानी कि उसको मनचाहे बदलाव उसमें हम कर सकते हैं। और ये प्राकृतिक रूप से उस पौधे में ऐसे गुण नहीं होते हैं, उनको उन पौधों में इम्प्लांट किया जाता है, उनमें डाला जाता है। और दोस्तों, इस टेक्निक के जरिए जो बीज तैयार होते हैं वो बहुत ही अलग तरह के होते हैं। वो सूखे के प्रति बहुत प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं, जो बीमारियों से लड़ सकते हैं, और साथ ही सूखा सहन करने की क्षमता उनमें ज्यादा होती है। और दोस्तों, ये बताया जाता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, उनकी जो फसल होती है वो विपरीत परिस्थितियों में अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। और ये जो टेक्निक है जीएम, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक है, इससे जो बीज तैयार होते हैं वो ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखते हैं। और इनके जीन जब ट्रांसफर हो जाते हैं, जब बदल जाते हैं, तो फसलों की उत्पादन क्षमता और पोषक जो तत्व होते हैं फसल के, वो भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, एक जो उदाहरण आपको बताएं जीएम फसल का, तो उसका एक उदाहरण बीटी कॉटन है, जिसे एक जीवाणु के जरिए तैयार किया गया था। और उसका एक जीवाणु है, उससे एक नए जीन को तैयार किया गया और इससे जो बीटी कॉटन है उसको कीट प्रतिरोधक बनाया गया था। और इसका रिजल्ट अब तक मिला जुला सामने आया है। तो दोस्तों, ये तो आप समझ गए हैं कि जीएम फसलें होती क्या है, यानी कि जो बीज होते हैं, दो बीजों को अलग अलग वेराइटीज को मिलाया जाता है, उसमें से एक जो वेराइटी के गुण है वो दूसरी वेराइटी में ट्रांसफर किए जाते हैं, और उन दोनों के गुण मिलाकर एक तीसरी जो तरह का बीज तैयार किया जाता है, उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड कह सकते हैं। इसमें बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग दोनों होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत में कौन कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं जिनका उपयोग किसान करते हैं, या कौन कौन से ऐसे जीएम सीड्स हैं जिनको किसान अपने खेत में उगाते हैं। दोस्तों, भारत में इस वक्त एकमात्र जो जीएम सीड है वो इस्तेमाल किया जाता है, और वो है कपास, यानी कि कॉटन, जिसको हम नरमा कह सकते हैं। बीटी कॉटन इसको कहा जाता है। दोस्तों, भारत में सबसे पहले 2002 में, यानी कि आज से करीब 20 साल पहले, जो मोंसेंटो कंपनी है उसका सिंगल जीन वाला बोलगार्ड टेक्नोलॉजी वाला था नरमा या कपास, उसको कॉटन को अप्रूव किया गया था। और यहाँ पर जीएम कॉटन मोंसेंटो का शुरू हुआ था, इस टेक्नोलॉजी को अपनाया गया था। और ये टेक्नोलॉजी है वो बाद में बहुत पॉपुलर हुई, और 90% जो भारत का कॉटन सीड मार्केट है उस पर बीटी कॉटन का अब कब्जा है, या कह सकते हैं कि 90% किसान भारत के हैं वो बीटी कॉटन की खेती करते हैं, जो एक तरह से जीएम सीड है। इसको कह सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ये सीड है कपास का, भारत में जो इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, कपास है, वो पहली बार दुनिया में 1996 में ऑस्ट्रेलिया में बोया गया था, उसको उगाया गया था, और उसके रिजल्ट वहां पर अच्छे रहे। तो इसके बाद भारत में 2002 में बीटी कॉटन को मंजूरी दी गई। और दोस्तों, दूसरी फसल है जीएम सरसों, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। इसको हाल ही में, यानी कि अक्टूबर 2022 में अप्रूवल मिली है। उसके बाद अब सरकार इसको लेकर आगे का फैसला करने वाली है। जीएम सरसों क्या है, यानी कि जेनेटिकल मॉडिफाइड सरसों का सीड क्या है, ये आपको बता दें, क्योंकि ये जानना जरूरी है और ये इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों को DMH11 यानी कि धारा 11 के नाम से भी जाना जाता है, और इसे दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर जेनेटिकल मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स
CGMCP ने तैयार किया है और पूर्व वाइस चांसलर है दीपक पेंटल, उनके नेतृत्व में ये बीज तैयार किया गया था, इसको डेवलप किया गया है। और दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत आने वाले बायोटेक नियामक जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, GIC, इसने इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल खेती को मंजूरी दे दी है और ये अक्टूबर 2022 में मंजूरी दी गई है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है सरसों के क्षेत्र में या सरसों की फसल के लिए। ये क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। और दोस्तों, जो लोग सरसों के GM सीड का समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि भारत में जो खाद्य तेल है, जो कुकिंग ऑयल है, उसकी कमी है। GM सरसों की मंजूरी के बाद उसमें एक बड़ा बदलाव आएगा और उसके बाद भारत जो खाद्य तेल है उसके मामले में इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो GM सरसों का उत्पादन है वो ज्यादा होगा। अभी जो हमारी सरसों होती है उससे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है वो ज्यादा उत्पादन देगा। लगभग 28% ज्यादा उत्पादन भारत में संभव हो पाएगा GM सीड के जरिए। जो अब स्थिति है भारत में, जितना उत्पादन सरसों का होता है उससे 28% ज्यादा उत्पादन हो सकेगा GM सीड के जरिए। ये दावा किया जा रहा है उन लोगों की तरफ से जिन्होंने इस सीड को तैयार किया है। दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के बीज को लेकर है वो चर्चा चल रही है। और दोस्तों, तीसरी जो फसल है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैंगन यानी कि GM ब्रिंजल, जो बैंगन है, BT बैंगन है, उसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। दोस्तों, जो BT बैंगन है उसको भारत में अभी तक अप्रूवल नहीं मिली है और इसको लेकर तरह तरह के अलग अलग पक्ष सामने आए हैं। जो BT यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का समर्थन करते हैं, वो बैंगन में जिस तरह से बीमारी लगती है, ज़्यादा बीमारी लगती है, कीड़े लगते हैं, उसे देखते हुए BT बैंगन की हिमायत करते हैं और इसको मंजूरी देने की मांग करते हैं। लेकिन जो पर्यावरण से जुड़े लोग हैं वो भारत के लोगों के लिए बैंगन, जो BT बैंगन है, उसको स्वास्थ्य के लिए खतरा बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग पर डटे हुए हैं। तो इसका फैसला नहीं हो पाया। तो BT बैंगन है उसके सीड को अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। दोस्तों, जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग है उसको पहली बार किस फसल में इस्तेमाल किया गया, तो ये आपको बता दूं कि सबसे पहले 1982 में तंबाकू पर इसका इस्तेमाल किया गया था। यानी कि तंबाकू को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया पहली बार 1982 में, जबकि फ्रांस और अमेरिका में 1986 में पहली बार इसका फील्ड ट्रायल किया गया था। और 1996 से लेकर 2015 के दौरान पूरी दुनिया में GM जो क्रॉप्स है उनकी खेती में इजाफा हुआ है। यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज है वो किसानों को पसंद आए हैं, उनका उत्पादन अच्छा हुआ है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि GM क्रॉप्स के फायदे क्या हैं जो बताए गए हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। दोस्तों, ये बीज साधारण बीज से कहीं ज्यादा उत्पादक होते हैं, यानी कि इनकी उत्पादन क्षमता है वो ज्यादा होती है। और दोस्तों, इससे कृषि के क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और फसलों का उत्पादन का स्तर है वो इंप्रूव होगा, सुधरेगा, ये कहा जा रहा है। दोस्तों, जो GM फसलें हैं वो सूखा रोधी होती है, यानी कि वो सूखे का सामना कर सकती हैं, बाढ़ रोधी है। इसके अलावा जो कीट प्रतिरोधी भी ये होते हैं, इनमें बीमारियां कम लगती है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की खास बात यह है कि इनमें अधिक उर्वरक क्षमता होने के साथ साथ, यानी कि उत्पादन क्षमता होने के साथ साथ इनमें कीटनाशक छिड़कने की जरूरत बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है। ये इसके फायदे बताए गए हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से जो GM सीड का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के नुकसान क्या है जो इन सीड्स का विरोध करते हैं। जो विरोध करने वाले एक्सपर्ट हैं वो भी इसके कई नुकसान बताते हैं। तो वो नुकसान क्या है वो भी आपको बता देते हैं ताकि आप अपने विवेक से फैसला कर सकें कि GM सीड सही है या नहीं। दोस्तों, GM फसलों की लागत है वो अधिक होगी, ये उन एक्सपर्ट्स का कहना है जो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इसके लिए हर बार नया बीज किसानों को खरीदना पड़ेगा। ये कहना है उन लोगों का जो GM सीड्स का विरोध करते हैं। इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है उनको हर बार किसान को नया खरीदना पड़ता है। वो अपने खेत में जो फसल होती है उसको बीज के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में हाइब्रिड सीड्स पर जो रिसर्च चल रही है उन पर जोर दिया जा रहा है और ज्यादातर हाइब्रिड सीड है, बीज है, वो चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड हो या ना हो, या तो दोबारा इनका इस्तेमाल नहीं होता है और अगर इनका इस्तेमाल कोई कर भी लेता है तो पहली बार के मुकाबले उनका जो प्रदर्शन होता है, यानी कि जो उनका उत्पादन होता है वो बहुत कम होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ये बीज आपको हर बार नए खरीदने ही पड़ते हैं। दोस्तों, जो पर्यावरण से जुड़े लोग हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को, फसलों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए हानिकारक मानते हैं। ये एक बड़ा पक्ष इसके खिलाफ
बताया जाता है। दोस्तों, भारत के लिहाज से जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि भारत में जैव विविधता बहुत ज्यादा है। कृषि के क्षेत्र में भारत बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। हर राज्य की अपनी एक अलग फसल है, अपना एक क्लाइमेट जोन है, उसके मुताबिक भारत में जैव विविधता ज्यादा है और इसलिए भारत में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग है उसको अपनाने से ये जैव विविधता खत्म हो जाएगी और भारत की खेती के लिए नुकसानदायक है। तो ये उन लोगों का पक्ष है जो बताते हैं कि ये नुकसानदायक है। दोस्तों, ये तो बात हुई कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के फायदे क्या हैं और नुकसान संभावित क्या हो सकते हैं, जो दोनों तरफ से बताए गए हैं। तो दोस्तों, बात जब आती है जीएम सीड्स की या जीएम क्रॉप्स की, तो इसको लेकर इतना विवाद क्यों होता है पूरी दुनिया में, खास तौर से भारत में। दोस्तों, भारत में बीटी कॉटन जो है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है। इसका उत्पादन हो रहा है, किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं करीब 2 दशक से। इसकी शुरुआत में इसे काफी कामयाब माना गया था, लेकिन बाद में इसको लेकर भी डिस्प्यूट सामने आया है। आपको बता दें कि साल 2002 में भारत में बीटी कॉटन की खेती शुरू हुई थी और उसके 1 दशक बाद इसका उत्पादन है वो दोगुने से ज्यादा हो गया और 1 दशक में भारत में जो कॉटन उत्पादन है, कपास उत्पादन है, वो लगभग दोगुना हो गया था। इसलिए इसे बहुत बेहतर माना गया। लेकिन इसी वक्त मूल्य निर्धारण और बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुद्दे पर विवाद भी शुरू हो गया, इसलिए बीटी कॉटन को लेकर भी डिस्प्यूट शुरू हो गया दोस्तों। और 2022 में जो कपास की खेती है उसमें भी बीटी कॉटन में यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास में कुछ बीमारियां आई हैं पिछले 2 साल से। तो उन बीमारियों को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कपास है, जो कीट है, जो सुंडी है, वो उसको भी अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो इंजीनियरिंग है उसको भी वो फेल कर रही है और ये कीट है वो नरमे को या कपास को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, बीटी बैंगन की बात करें तो इसको डेवलप करने के लिए 2005 में माइको कंपनी है, अमेरिका की जो बायोटेक कंपनी है, कृषि बायोटेक कंपनी मोन्सेंटो, उसने भारत की सहयोगी कंपनी को खरीदा है और 2 विश्वविद्यालयों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 2005 में। 2 एक्सपर्ट कमेटी है जिन्होंने जैव सुरक्षा और क्षेत्र परीक्षण के स्टडी के बाद बीटी बैंगन को भारत के जो टॉप बायोटेक्नोलॉजी नियामक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है GEAC, उसने 2009 में इसके वाणिज्यिक उत्पादन की मंजूरी दे दी, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने इसको परमिशन नहीं दी है, यानी कि इसका कमर्शियल उत्पादन करने की मंजूरी GEAC दे चुकी है, लेकिन सरकार ने इसको नहीं दिया है मंजूरी को, क्योंकि भारत में इसका भारी विरोध हुआ। इसके बाद सरकार ने इसके उत्पादन को यानी कि बीटी बैंगन की खेती को स्थगित कर दिया, उस पर रोक लगा दी। और दोस्तों, एक अनुमान यह भी है कि 2026 में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है उसका बाजार है वो $30 बिलियन तक पहुंच जाएगा, यानी कि जो $20 बिलियन था 2018 में, वो 2026 में $30 बिलियन USD तक पहुंच जाएगा। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा दोस्तों, और ये बाजार लगातार बढ़ रहा है और इसमें अगर कई और देशों में अगर मंजूरी मिलती है जीएम सीड की या भारत में भी इसको मंजूरी मिलती है तो आने वाले वक्त में बाजार बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बाजार भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है उसको प्रमोट करने में, और ये भी सरकार पर पर्दे के पीछे रहकर प्रेशर बनाता रहा है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को लेकर सरकारों का जो एक कह सकते हैं कि विचार है या एक व्यू है वो बदलता रहा है इन कंपनीज के दबाव में। तो दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड हैं, उनके फायदे भी हैं, उनके नुकसान भी बताए गए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इनकी खेती भी होती है। भारत में बीटी कॉटन है वो एक एग्जाम्पल है, यानी कि जो बीटी कॉटन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है। इसका कितना फायदा है, कितना नुकसान है, ये भारत के किसान देख चुके हैं। और अब सरसों को मंजूरी दी गई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के बीज को, तो आने वाले वक्त में इसका क्या असर होगा ये देखने वाली बात होगी। बीटी बैंगन को लेकर अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है, यानी कि उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों, ये तो बात थी जीएम सीड की, जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि जीएम सीड क्या होता है, कैसे तैयार होता है, इसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, या आप खुद तय करिए कि आपको जीएम सीड लेना है या नहीं लेना है। तो दोस्तों, ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रीडम फार्मिंग चैनल को, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग हैं वो भी इसका फायदा उठा सके। और दोस्तों, आप फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें फ्रीडम ऐप पर आपको एक से बढ़कर एक ऐसे खेतीबाड़ी के कोर्सेज मिलेंगे जो आपको 1 एकड़ से 10 लाख रुपए तक कमाने के तरीके सिखाएंगे, टेक्निक सिखाएंगे। साथ ही आप पर्सनल फिनांस के कोर्सेज देख पाएंगे, साथ ही आप बिजनेस के भी कोर्सेज इसमें देख पाएंगे। बिजनेस कैसे किया जाता है, कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप कौन सा बिजनेस करेंगे, अगर आपके पास कम पैसा तो आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं,
और आप अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करें जिससे कि वो ज़्यादा आपको रिटर्न मिले, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेगी। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।